तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन के सीरीज़ में चलते आ रहा है। तो सीरीज़ हमने पहले ही बोल दिया था कि एकांतर दिनों में जो क्लास चलते आ रहा है उसी सीरीज़ में एक बार फिर से आगे आ गए हैं। और जो चैप्टर में आपको होमवर्क दिया गया था, जो कि चैप्टर का नाम हो जाएगा पादप कार्यकी, इस चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया था। और पौधे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है वो इस चैप्टर में आज क्लियर होने वाला है। हमने इस चैप्टर का आधा चैप्टर जो है, मतलब आधा भाग जो है वो परसों के वीडियो में बता दिया था। और आज जो बाकी का शेष भाग है वो और बाकी का पूरा संपूर्ण रिवीजन है वो पूरा आज को संपूर्ण निचोड़ जो है वो आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। और इस चैप्टर से जो पादप से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है, पादप में हार्मोन, ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण हो या उत्सर्जन हो या फिर खंडन मुकुलन, जो भी इसके अंतर्गत होता है, पौधे की जड़, पत्तियां, उसके बाद कौन कौन से ग्रुप होते हैं, किस प्रकार के जड़ कौन से पौधे में पाए जाते हैं, क्या जड़ के प्रकार होते हैं, वो सारे चीज़ों का वर्णन जो आज की वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी शानदार, जानदार और ललन टॉप होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जो होमवर्क दिया गया था उसी के माध्यम से क्यूज करा रहे हैं। और होमवर्क की बात कीजिएगा तो होमवर्क आपको एक दिन पहले जो एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन के टेलीग्राम चैनल पर जो आपको दे दिया गया था। और ग्रुप डिस्कशन में जो है आपको एफएमएससी का जो BSPSC ग्रुप बना हुआ है उसी में आपको जो है होमवर्क वो भी दे दिया गया था। तो स्टार्ट करते हैं, क्यूज के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँच जाए। तो बताइएगा, आज जो है सिर्फ पौधे की जड़ की बात करेंगे। तो बता दीजिएगा, अगला अब आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि पादपों में मूल रोमों द्वारा परासरण की क्रिया जो होती है इसमें किसका अवशोषण करता है? वो जल का अवशोषण करता है। पौधे में जड़ जो है मुख्यतः किसका अवशोषण के लिए होता है? ये जल के अवशोषण के लिए जड़ का उपयोग जो है किया जाता है। और यह जड़ जो है सिर्फ जल का अवशोषण ही नहीं करता है बल्कि पौधे को एक रूप में सहारा देने का भी काम कौन करता है? जड़ के द्वारा। जल नहीं, जड़ के द्वारा किया जाता है। आप ठीक से याद रखिए, जड़ और मूत्र मार्ग में दोनों में अंतर होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि जब किसी वृक्ष की छाल के आधार के पास गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो वृक्ष धीरे धीरे क्या होता है? सूखकर जो ये मर जाता है। मतलब धीरे, जब किसी वृक्ष का जो है पूरा छाल हटा दीजिएगा धीरे धीरे वृक्ष क्या होगा? सूखकर ये गिर जाता है। क्योंकि वृक्ष की जड़ें जो है ऊर्जा से वंचित हो जाती है और धीरे धीरे जो है वह क्या होता है? वो सूख जाता है। अब आगे बता दीजिएगा कि द्विबीजपत्री पादपों में मूला अंकुर जो है यह लंबे होने के कारण जो है यह बनती है। और जड़ हमेशा कहाँ पाई जाती है? ये मुख्य रूप से मिट्टी के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मिट्टी के अंदर। कुछ ऐसे जड़ होते हैं जो कि मिट्टी के बाहर भी पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश जो पौधे के जड़ होते हैं वो कहाँ होते हैं? मिट्टी के अंदर ही पाए जाते हैं। इसमें जो है ना जड़ की मुख्यतः मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और जल को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। रूट, जल नहीं, जड़। जड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रूट। और रूट को हिंदी में क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। मूल एगो मैथ में आता है मूल निकालने वाला। कहीं कहीं जब मैथ पढ़िएगा तो जो आपको दिया गया है द्विघात समीकरण में उसमें भी मूल निकालने की चर्चा होती है। कहीं कहीं मूल ना देके जो है ना रूट देता है, इसका रूट निकालिए। तो वो वर्गमूल नहीं करना है, उसमें रूट मतलब क्या था? मूल निकालने के जो है, जो कि श्री धाराचार्य का नियम जो पढ़ाया गया है ax² + bx + c = 0 पर जो आता है तो वो भी मूल ही कहलाता है। और जल बराबर होता है, जड़ बराबर क्या होता है? जड़ को भी मूल ही कहा जाता है। और जड़ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। माना कि एक तीज है लेकिन उसमें इतना उदास अभी मत होइए। 3 प्रकार के जड़ होते हैं। देखिए इसमें पहला जड़ हो जाएगा मूसला जड़। कौन सा जड़ होगा? मूसला जड़ हो जाएगा। इसमें प्राथमिक मूल और इनकी शाखाएं मिलकर जो है ना मूसला जो है मूल तंत्र बनाती है। इसका प्रथम उदाहरण हो जाएगा सरसों का पौधा। मतलब सरसों का पौधा में किस प्रकार का जड़ पाया जाता है? मूसला जड़ पाया जाता है। मूसलाधार वर्षा भी होता है लेकिन जड़ कैसा हो जाएगा? ये मूसला जड़ हो जाएगा। उसके बाद होता है दूसरा रेशेदार या जकरा जड़। रेशेदार या जकरा जड़, जैसे गेहूं का पौधा को देखे ना, उसको उखाड़ेगा जब पूरा जाले जो जल्ला जो है वो उसमें लगा रहता है तो वो क्या होता है? रेशेदार या जकरा जड़ हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जब प्राथमिक जड़ें अल्पजीवी होती है तो पतली जड़ें द्वारा ये प्रतिस्थापित हो जाती है। मतलब उसमें जड़ जो होता है कैसा हो जाता है? ये पूरा पतला पतला हो जाता है जो कि तने के आधार से निकलती है। इसलिए इसमें कौन सा जड़ पाया जाता है? मूसला जड़। और मूसला जड़ को ही ना झकरा जड़ भी कहा जाता है। कौन जड़? झकरा जड़ भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरा जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि मिट्टी के बाहर आता है, इसको अपस्थानिक जड़ भी कहा जाता है। और यह जड़ जो है
यह जड़ जो है पौधे के जड़ से, मूल से न निकल के पौधे के अन्य भाग से निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे बरगद का पेड़, उसका तो मेन जड़ तो रहवे करता है, लेकिन एक और जड़ लटक के जो है वो अलग अलग जड़ बनना चाहता है, तो वो क्या हो जाएगा, ये जैसे घास देखे ना, जहाँ जड़ नहीं रहता है वहाँ से जड़ बनना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो आपको क्या कहते हैं, अपस्थानिक जो है ये जड़ में आ जाता है। गुलाब का क्या कहते हैं, गेंदा का पौधा देखें, उसका डांट में भी जड़ जो है वो निकलना स्टार्ट करता है, उसका डांट भी काट के लगा दीजिएगा ना, तो वो भी जड़ जो है, जड़ का ही काम धीरे धीरे करने लगता है। तो ये जड़ मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से हो जाएगा। पहला हो जाएगा मूसला जड़, दूसरा हो जाएगा रेशेदार या झकरा जड़, और तीसरा हो जाएगा अपस्थानिक जड़ हो जाएगा। चलिए, हाँ, झकरा जड़ या आपको रेशेदार जड़ बोलिए उसको, जैसे गेहूं का पौधा उदाहरण बता दिए। अब देखिए कुछ जड़ का जो है ना, किसमें रूपांतरण होता है, क्वेश्चन यही से पूछता है कि कौन सा यह जड़ का रूपांतरित रूप है। तो ये मूली जो है किस जड़ का रूपांतरित रूप है, तुर्क रूपी। मूली जो है ये तुर्क रूपी जड़ का रूपांतरित रूप हो जाएगा। और सलजम जो हो जाएगा ये कुंभी रूपी का, सलजम हो जाएगा तो कुंभी रूपी का हो जाएगा। और गाजर हो जाएगा तो शंकु रूपी का, गाजर शंकु रूपी, मूली तुर्क रूपी, गाजर शंकु रूपी, और मूली हो जाएगा तो तुर्क रूपी, और सलजम हो जाएगा तो कुंभी रूपी, और गाजर हो जाएगा तो शंकु रूपी। देखिए तुरंत रूपी रूपी करते गड़बड़ा गए ना, गाजर हो जाएगा तो शंकु रूपी, मूली हो जाएगा तो तुर्क रूपी, और सलजम हो जाएगा तो कुंभी रूपी, सलजम हो जाएगा तो कुंभी रूपी हो जाएगा। उसके बाद शकरकंद हो जाएगा तो गांठदार जड़ में आता है। शकरकंद या अलुआ देखे ना कभी, वो सभी जो किस प्रकार का है, गांठदार जड़ में ये सब आता है। चलिए आगे जो है अपस्थानिक जड़ का भी रूप, ये तो आपको मूसला जड़ का रूपांतरण हो गया। ये जितना हमने बताया तुर्क रूपी, कुंभी रूपी, शंकु रूपी, कुंभी रूपी, और ये जो है जितना बताइए सब जो है मूसला जड़ का रूपांतरित रूप, मूसला जड़ का क्या है, ये रूपांतरित रूप हो जाएगा। अब आते हैं अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण, और इनको रूपांतरण जो है भोज्य पदार्थों के लिए कार्य के रूप में बांटा गया है। जैसे कंदिल जड़ जो है ना, ये आपको शकरकंद का हो जाएगा। पुलकित जड़ जो हो जाएगा डहलिया का हो जाएगा। और ग्रंथिल जड़ जो है ये हल्दी का हो जाएगा। ग्रंथिल जड़ किसका हो जाएगा, हल्दी का हो जाएगा। और मणिकायमय जड़ जो हो जाएगा ये आपको अंगूर और करेला का हो जाएगा। मणिकाय जड़ जो है अंगूर और करेला का हो जाएगा। उसके बाद जड़ों को बांटा भी गया है कार्य के आधार पे। तो कुछ जड़ को जो है ना यांत्रिक रूप से सहारा देने के लिए जो है इसके आधार पर बांटा गया है। जैसे बरगद का जो जड़ होता है जो कि सहारा देने का काम करता है वो हो जाएगा स्तंभ मूल। कौन मूल हो जाएगा, स्तंभ मूल। वो मूल नहीं जो उसका जिससे पौधा निकलता है, वो जो एक्स्ट्रा होने के बाद जो लटक जाता है वो कौन सा हो जाएगा, स्तंभ मूल। और वो पेड़ों को क्या करता है, सहारा देने का काम करता है। इसलिए सहारा देने के वर्गों में इसका क्या है, बांटा गया है। उसके बाद मक्का और गन्ना का जो देखते होगा जड़ जो है कुछ नीचे भी रहता है, कुछ नीचे भी रहता है और कुछ जो है वो ऊपर भी आता है, जो पेड़ क्या करता है, सहारा देने का काम करता है। तो ये अवस्तंभ मूल में आ जाएगा। कौन मूल में आएगा, अवस्तंभ मूल में आ जाएगा। किस मूल में आ जाएगा, अवस्तंभ मूल में। जो कि मक्का के कुछ भाग तो देखते हो कि जमीन के अंदर रहता है, लेकिन कुछ भाग जो है कुछ मतलब 1-2 बित्ता ऊपर जो रहता है ना, देखते हैं पूरा चारों साइड से पकड़ रहता है, तो वो किस मूल में जाएगा, ये अवस्तंभ मूल में आ जाएगा। और उसके बाद पान का पेड़ देखे हैं वो आरोही मूल में आ जाएगा। वो भी आरोही मूल किसका काम करता है, ये सहारा देने का ही काम करता है। मतलब पान के पेड़ में, पान का जो पेड़ होता है उसमें कौन सा मूल पाया जाता है, आरोही मूल पाया जाता है, जो कि किसका काम करता है, सहारा देने का काम करता है। यानी पान का पत्ता ऐसे ही लगा दीजिएगा पान का पेड़, तो वो जमीन पर हो या किसी भी पेड़ पर, कोई भी मतलब छप्पर हो या कहीं भी हो, जहाँ लगाइएगा, दीवार पे भी लगाइए ना, तो दीवार के अंदर जो सहारा लेते लेते जो ना आरोही क्रम में क्या करता है, वो ऊपर बढ़ते रहता है। इसको आरोही मूल कहा जाता है। फिर से बोल देते हैं, बरगद का पेड़ का जो आपको सहारा देने का मूल होता है उसको स्तंभ मूल कहा जाता है। मक्का का पौधा जो रहता है वो अवस्तंभ मूल, और पान का पेड़ हो जाएगा तो ये आरोही मूल हो जाएगा। ये सभी 3 को जो मूल की बात की है, ये सभी सहारा देने का काम किया करता है। समझ रहे होंगे। आगे बताते हैं। आगे इसके बाद जो है, इसके बाद जैविक क्रियाओं के लिए कुछ मूलों में बांटा गया है। तो जैविक क्रियाओं के लिए जो है ना, ये अमरबेल में कौन सा मूल पाया जाता है, चूषण मूल। अमरबेल में चूषण मूल पाया जाता है। उसके बाद राइजोफेरा में जो है श्वसनी मूल पाया जाता है। और आर्किड में अधिपादप मूल, और सिंघारा में स्वांगिक कारक मूल पाया जाता है। सिंघारा में कैसा मूल पाया जाता है, स्वांगिक कारक। अमरबेल में
चूसन मूल, अमरबेल में चूसन मूल, इधर देख के बोलिए ना, अमरबेल में चूसन मूल हो जाएगा। चूसन में च ध्रुवकार, पे स वाला पे प वाला स और ट वाला न, चूसन मूल हो जाएगा। देखिए इसके बाद जो है सिंघारा में कौन सा मूल हो जाएगा? स्वांगी कारक मूल, सिंघारा में स्वांगी कारक मूल। देखिए एक बार स्वांगी कारक मूल हो जाएगा हाँ सिंघारा में। अब एक बार फिर से जो है ना शुरू से पूरा जड़ को फिर से क्लियर कर देते हैं। देखिए जड़ को मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। पहला हो जाएगा मूसला जड़, दूसरा हो जाएगा रेशेदार या झकरा जड़ और तीसरा हो जाएगा अपस्थायी जड़, अपस्थानिक जड़ हो जाएगा। तो मूसला जड़ का उदाहरण क्या हो जाएगा? सरसों का पौधा, सरसों का पेड़, उसके बाद जो है झकरा जड़ में गेहूं का पौधा, उसके बाद अपस्थानिक में क्या हो जाएगा आपको? ये आपको बरगद या घास का पौधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मूसला जड़ को जो है 3 कुछ भागों में बांटा गया है। इसमें मूली जो किस रूप का आ जाएगा? ये तुर्क रूपी में आ जाएगा। सलजम हो जाएगा तो ये कुंभी रूपी में आ जाएगा। गाजर हो जाएगा तो ये शंकु रूपी में आ जाएगा। और उसके बाद शकरकंद या अलवा हो जाएगा तो गांठदार में आ जाएगा। उसके बाद ये आपको मूसला जड़ का काम था। अब अपस्थानिक जड़ का बात बताते हैं। तो शकरकंद हो जाएगा, ये कंदिल जड़ का हो जाएगा। डहेलिया हो जाएगा तो पुलकित जड़ का हो जाएगा। हल्दी हो जाएगा तो ग्रंथिल जड़ का हो जाएगा। और अंगूर और करेला हो जाएगा तो ये आपको मणिकामय जड़ का हो जाएगा। उसके बाद इसको जो है सहारा देने के भागों में बांटा गया है। तो बरगद में कौन सा जड़ पाया जाता है? स्तंभ मूल, बरगद में स्तंभ मूल। मक्का या गन्ना में हो जाएगा तो अपस्थानिक मूल। अब स्तंभ मूल देखते हैं कोई गन्ना जो है मतलब तिरछा होकर उठता है, ठीक है ना। तो कुछ दूर वो झुकता है, उसका मेन जड़ रहता है, और कुछ दूरी में उसका जड़ जो है निकलते रहता है। मतलब जहाँ जहाँ उसका गांठ ज्वाइंट रहता है ना, वहाँ से जड़ निकलने की संभावना रहती है, क्योंकि उसको सहारा देने का काम करता है। कोई भी गन्ना का पेड़ जो है जब ज़्यादा एज होता है उसका, तो वो सीधा नहीं रह पाता, इसलिए वो पहले झुकता है, और झुकने के बाद यू आकार में जो उठता है, वो जो शुरुआत से जो उठता है उसी को अब स्तंभ मूल कहा जाता है। समझ गए होंगे। आगे हो जाएगा उसका पान, और पान में कौन सा मूल पाया जाता है? अवरोही नहीं, आरोही मूल जो है ये पान में पाया जाता है। चलिए उसके बाद जो है इसमें अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जो मूल में बांटा गया है। तो अमरबेल में कौन सा मूल पाया जाता है? चूसन मूल हो जाएगा। राइजोफेरा में श्वसन मूल हो जाएगा। और आर्किड में अधिपादप मूल हो जाएगा। और उसका सिंघारा में स्वांगी कारक मूल हो जाएगा। तो ये सारा मूल क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं मूल से अब जो है क्वेश्चन जो है वो नहीं फंसेगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कुछ पेड़ पौधे स्वयं को शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित रखने के लिए होते हैं, और ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? मरुद्भिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुद्भिद। इसी को अंग्रेजी में जीरोफाइट्स भी कहा जाता है। यानी मरुद्भिद को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स कहा जाता है। इन पौधे की पत्तियां जो है कांटेदार की तरह होती है। किस तरह होती है? कांटेदार। नागफनी का पेड़ देखे हैं, ये किस तरह का होता है? ये जीरोफाइट के अंदर ही जो है इसके अंतर्गत आता है। हाँ, कैक्टस को नागफनी कहते हैं हिंदी में। चलिए उसके बाद बता दीजिएगा कि जो पौधे जो है जल के प्रति उत्तरदायी और अनुकूलित होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको जलोद्भिद कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। जल वाले को हाइड्रोफाइट, मरुभूमि वाले को जीरोफाइट कहा जाता है। और जो आपको जो है लवण में मरोद्भिद रहते हैं उसी को कहा जाता है हेलोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स। जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट और हेलोफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है जड़ के क्या क्या काम होते हैं ये हम बताने का काम करते हैं। तो मुख्य रूप से जड़ जो है क्या करता है? मिट्टी से जल लाने का और खनिज लवण लाने का काम करता है। और इसका काम पौधे को सहारा देना और पेड़ को कस के पकड़े हुए रहना रहता है। जिसका जड़ जितना मजबूत होता है पेड़ उतना ही मजबूत होता है। जिसका जड़ जितना बड़ा होता है पेड़ उतना स्ट्रांग रहता है। देखते हुएगा बरगद का पेड़ यहाँ है और शोर कहीं और निकल जाता है, समझ रहे हैं ना। तो वो भी आपको इसका उदाहरण हो जाए। केला का पेड़ देखें कभी कभी, केला का ये पेड़ में भी जड़ जो है बहुत लंबा लंबा जड़ रहता है। आगे बता देते हैं। अगला हो जाएगा कि खाद्य पदार्थों को संचय करके रखना भी जो है ये किसका काम हो जाएगा? जड़ का ही काम हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आता है तना। और तना को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेम। क्या कहते हैं? स्टेम कहा जाता है। तना जो है प्रंकुर से बढ़ने वाला पादप कक्ष का वायवीय भाग है। तना कैसा भाग है? वायवीय भाग। मतलब ये जो है श्वसन जो है तना के माध्यम से भी कर सकता है। और तना में छोटे छोटे रंध्र जो पाए उसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा या रंध्र, उसी को कहा जाता है। जो हाँ, पत्ती के ऊपर भी स्टोमेटा पाया जाता है। और तना में भी जो है, तना में भी जो रंध्र रहता है उसी को स्टोमेटा भी कहा जाता है। पत्ती से भी सांस लेता है, तना
तना से भी सांस लेता है। इसी को इसलिए यह कैसा श्वसन है, ये वायवीय श्वसन हो जाएगा और ये वायवीय भाग हो जाएगा। जो मुख्यतः तना जो है किसके ऊपर स्थित रहता है, ये भूमि के ऊपर स्थित रहता है। तना जो है किसी भी पेड़ का कहाँ स्थित रहता है, भूमि के ऊपर स्थित रहता है और भूमि के अंदर हो जाएगा तो वो जड़ स्थित हो जाएगा। और तना ही जो है एक ऐसा भाग है जिसके ऊपर शाखा और पत्तियां आने का काम किया करती है। अगर तना नहीं रहेगा तो शाखा और पत्ती नहीं आएगा। और एक कहावत भी है कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते हम नहीं, आंधी से कह दे कि अपनी औकात में रहा करे। मतलब ये जो है कहावत ही इस पे शूट करता है, इसलिए हम बोल दिए। आगे है कि तना का कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा और तना का काम हो जाएगा मुख्य रूप से शाखाओं को फैलाना। तना का काम क्या रहता है, शाखाओं का फैलाना। जिसका तना का शाखा जितना लंबा रहता है वो पेड़ उतना ही घनादार और छायादार लगता है। देखे ना, छतमन का पेड़ देखे होइएगा, पीपल का पेड़ देखे होइएगा, वो जिसका तना जितना अथी रहता है वो क्या रहता है, उतना जो है छायादार और रहता है। यह जो है इसका मुख्य काम तना के जो है तना का काम जो है ये आपको शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूलों और फल को संभाल के रखना किसका काम है, तना का काम है। और यह जो है जल, खनिज लवण और प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का भी संवहन करता है। अगर तना में पत्ती रहेगा तभी ना प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। अगर पत्ती ही नहीं रहेगा, तना ही नहीं रहेगा तो पत्ती नहीं होगा, और पत्ती नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगी। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो फिर क्या होगा, डाई हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। चलिए, उसके बाद कुछ तने जो है भोजन संग्रहण करने में सहारा और सुरक्षा प्रदान करने के भी भूमिका जो है यह निभाते हैं। कुछ पेड़ पौधे जो है वो तना से क्या करते हैं, सहारा देने का भी काम करते हैं। कभी कभी देखते ये होइएगा कि कोई पेड़ पौधा जो है गिर जाता है, उसका जड़ उखड़ जाता है, जड़ का एगो थोड़ा सा डांट लगा रहता है अंदर में, और जहाँ पे पेड़ गिरता है वहीं से दोबारा पेड़ जो है वो निकल जाता है। तो ये तना से भी जो है कभी कभी अंकुरण के माध्यम से क्या होता है, पेड़ पौधा निकलने लगता है। कभी कभी देखते हो ऐसा देखने को प्रतीत होता भी होगा। तो ये तना जो है मुख्य रूप से सहारा देने का भी काम किसको करता है, ये पेड़ पौधे को करता है। जड़ का भी काम क्या है, सहारा देना। तना का भी काम क्या है, सहारा देना। तना जो है मुख्य रूप से पत्ती और फल को क्या करता है, संभाल के रखता है। और तना जो है मुख्यतः एक प्रकार का वायवीय भाग हो जाएगा जो कि सांस लेने के भी काम में आता है। और तना हमेशा किससे ऊपर रहता है, मिट्टी से, यानी जमीन से ऊपर कौन रहता है, तना रहता है। तना क्लियर हो गया, जड़ क्लियर हो गया। अब आते हैं तना का कुछ रूपांतरित भाग है जिसको हम लोग खाने का काम क्या करते हैं, जो कि इसमें तना का रूपांतरित भाग में बता दीजिएगा कि कुछ तना का रूपांतरित भाग होता है जो कुछ भूमि के अंदर होता है और कुछ भूमि के बाहर होता है। तो तना का रूपांतरण 3 भाग में होता है। पहला भूमिगत, जिसको अंडर ग्राउंड कहा जाता है, दूसरा वायवीय और तीसरा उपवायवीय हो जाएगा। तो जो हम लोग तना के अंदर वाले भाग को खाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, भूमिगत तना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूमिगत तना। ये देखिए एक प्रकार का तना का ही भाग है, लेकिन वो कहाँ रहता है, भूमि के अंदर। लेकिन तना मुख्यतः हमेशा कहाँ रहता है, भूमि के ऊपर रहता है, इसलिए वो तना कहलाता है। लेकिन कुछ तना ऐसा होता है जिसको हम लोग खाने का काम करता है और वो कहाँ रहता है, भूमि के अंदर रहता है, इसको क्या कहा जाता है, भूमिगत तना कहा जाता है। देखिए तना का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है उसी को भूमिगत तना कहा जाता है। एग्जाम्पल में हल्दी, अदरक, अल्लू, ये सब कहाँ होता है, ये भूमि के अंदर पाया जाता है। और भूमिगत तना का रूपांतरण किस भाग में होता है, क्वेश्चन यही पूछता है कि किसका ये रूपांतरित भाग हो जाएगा। तो हल्दी और अदरक ये भूमिगत तना का किसका भाग हो जाएगा, ये परकंद का भाग हो जाएगा। हल्दी और अदरक किसका हो जाएगा, परकंद का भाग हो जाएगा। आलू हो जाएगा तो कंद का भाग हो जाएगा। आलू किसका भाग हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछेगा कुंदन भाई, वो समझ रहे ना। ये सब समझता है कि खाने वाला भाग है। हल्दी को भी लोग खाता है, अदरक को भी खाता है, आलू को भी खाता है, लेकिन इसमें किसका भाग खाया जाता है, ये भूमिगत तना का प्रकार हो जाएगा, लेकिन इसमें भाग किसका खाया जाता है यही क्वेश्चन पूछता है। तो हल्दी और अदरक किसका भाग हो जाएगा, परकंद का हो जाएगा। आलू हो जाएगा तो कंद का। तना तो है ना, सब तो तने के अंदर आ रहा है, भूमिगत तना के अंदर। लेकिन हल्दी और अदरक परकंद, आलू हो जाएगा तो कंद, प्याज और लहसुन हो जाएगा तो सलकंद। प्याज और लहसुन सलकंद, क्योंकि इसमें खोलकैया रहता है ना, सल्क रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सलकंद हो जाएगा। उसके बाद अरबी और जमीकंद ये हो जाएगा घनकंद के अंदर आता है। ये घनकंद के अंदर अरबी और
ये जमीकंद जो किसके अंदर आता है, ये घनकंद। तो ये 4 गो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए हमेशा 4 गो इंपॉर्टेंट है। पहला हो जाएगा हल्दी और अदरक। हल्दी और अदरक क्या हो जाएगा, परकंद। हल्दी और अदरक जो एक प्रकार का मसाला का काम करता है, इसलिए इसको याद रखिए, परकंद के श्रेणी में आता है। आलू को लोग सब्जी के रूप में खाता है तो ये कंद हो जाएगा। उसके बाद प्याज और लहसुन में सलकंद, क्योंकि इसमें सल्क बना रहता है, मतलब खोलकैया रहता है, छिलका रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सलकंद के अंदर आ जाएगा। आलू में छिलका को लोग उससे भी खा सकते हैं, बिना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना छिलका छिले खा जाते हैं। हम जैसे लोग मिलेंगे तब छिलका पर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए उसके बाद पत्ती पर आते हैं। पत्ती पे ये तना हो गया, जड़ हो गया, तना का भाग हो गया। अब किस पे आना है, पत्ती पे आते हैं। तो पत्ती को देखिए, सबसे पौधे के जीवन की दृष्टि से सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा, ये पौधे का पत्ती ही हो जाएगा। अगर पौधा कोई पौधा जीवित है उसमें किसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, पत्ती का होना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो जाएगा। वैसे तो हर चीज़ महत्वपूर्ण है, लेकिन खाना बनाने की दृष्टि से क्या होना चाहिए, पत्ती जो है यह महत्वपूर्ण होता है। देखिए पत्ती तना या शाख की जो है पार्श्व बहिर्वर्धन है, जो कली पर विकसित होती है। पत्ती कहाँ विकसित होती है, कली पर विकसित होती है। देखिए पहले पत्ती का छोटा सा कली निकलता है और उसके बाद धीरे धीरे खुल के क्या बनता है, ये पत्ती जो बनता है। और पत्ती से बड़ा पत्ता होता है, पत्ती से बड़ा जाएगा तो पत्ता हो जाता है। और कौन सा पत्ता हम लोग खाते हैं, तेल पत्ता। तेल पत्ता को हम लोग क्या, तेज पत्ता का क्या करते हैं, हम लोग खाते भी हैं, सब्जी में देख खाते हैं, स्वाद लिया जाता है उसका। धनिया का पत्ता लोग भी खाते हैं। चलिए अगला हो जाएगा। अब जो है पत्ती का क्या क्या काम है ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट होता है कि पत्ती का क्या क्या काम होने वाला है। ये सब तो चीज़ वैसे दैनिक क्रिया में लोग देखता भी है तो कुछ याद भी होने वाला है। तो देखिए पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या स्टार्ट करती है, भोजन बनाती है। क्या बनाती है, भोजन बनाती है। और पत्ती जो है प्रतान अर्थात लता तंतु में रूपांतरित होकर मटर जैसे पौधे को ऊपर चढ़ने में भी मदद करती है। मतलब पत्ती का काम सिर्फ भोजन बनाना ही नहीं है, जो लता का तंतु मतलब जो लतरने वाला जो है पौधा है उसको आरोही क्रम में जो है बढ़ाने का काम कौन करता है, ये पत्ती ही किया करता है। पहले पत्ती ही निकलता है। कभी घिउरा का पेड़ का देखे होइएगा, पहले उसमें पतला सा वो है ना डांट निकलता है और वो ऐसे ज़्यादा लपेट लेता है अपने आप। क्या करता है, उसको जो मिले सामने में उसको लपेट देता है, ठीक है ना, चाहे कुछ मिले उसको लपेट देता है और फिर वो आगे बढ़ने का काम क्या करता है। उसका अगर मुंह जिधर घुमा दीजिएगा उधर घूम जाता है। अगर आप उसका साइड चेंज कर दीजिएगा बायां की तरफ तो उसको ये मतलब है कि हम दायां जा रहे थे, उसका वो अपना रास्ता जो है बायां बना लेता है। तो ये मुख्य रूप से इसका काम हो जाएगा, पत्ती का जो है ये काम हो जाएगा। कोई तकलीफ है, भूख लग गया, जिधर जाना है उधर जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पत्तियां भोजन संचित करने का भी काम करती है, जैसे प्याज और लहसुन की पत्तियां क्या करती है, ये भोजन संचित करने का भी काम किया करती है। जैसे कौन जाएगा, प्याज और लहसुन। और ये किस कंद में आएगा, ये सलकंद में आएगा। किस में आएगा, सलकंद में आने वाला। ये क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, सलकंद मार जाइएगा ना एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ जो है ये श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान भी किया करती है। मतलब पत्ती का काम पहले बोल दिए थे, हाँ, गैसों का आदान प्रदान जो है ये किया जाता है। पत्ती और तना के माध्यम से पौधे में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान भी होता है। देखिए कुछ पत्ती जिसमें अगर पत्ती नहीं रहता है तो उसमें कांटा बन जाता है, जैसे नागफनी का पेड़। वो नागफनी का पेड़ जिसमें पत्ती नहीं रहता उसमें क्या होता है, कांटा रहता है। और वो कांटा के रूप में ही जो है ना, पत्ती जो है किस रूप में रहता है, उसमें कांटा के रूप में रहता है। और वो पेड़ पौधे की रक्षा करने के लिए वो काम करता है। उसके बाद पत्ती जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी नियंत्रित किया करती है। और कीटहारी पादपों में पत्ती जो है घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती है। मतलब वैसे पेड़ जो कीट को खाता है, मतलब किसको खाता है, कीट को खाता है, उसकी पत्तियां कैसी होती है, घड़ा की आकार की होती है। जैसे उसमें आया स्टॉक होता है, बच्चा से उसको क्या करता है, क्लोज कर लेता है। तो पत्ती का काम सिर्फ प्रकाश संश्लेषण करना ही नहीं, याद रखिए। अब जो है पत्ती जो है भोजन करने के लिए शिकारी पत्ती होती है, जो घटपर्णी का पौधा देखे है ना, जो घड़ा की आकार में खुलती है। जैसे इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा आता है खुद को स्टॉक कर लेता है तो वो बंद कर देता है। छुई मुई का पेड़ देखे है ना, वो भी पत्ती है लेकिन शर्माती बहुत है, वो समझ रहे हैं ना। जैसे ही छुइएगा वो क्या होता है, अपने आप को मतलब जो है वो सिकुड़ जाती है। तो वो भी पत्ती का ही काम होने वाला है एक प्रकार से। चलिए उसके बाद जो है, तो ये पत्ती का मुख्य काम हो गया। तो जड़, तना और पत्ती क्लियर हो गया। अब आते हैं पुष्प में, और पुष्प को अंग्रेजी में क्या कहते हैं,
फ्लावर कहा जाता है। फ्लावर का डेकोरेशन भी होता है। हमारे छतरावा से कुछ भाई फ्लावर बेचते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्लावर जो है जो औकारिक दृष्टि से पुष्प का एक रूपांतरित पर्व हो जाएगा, जिसमें पर्व और पर्व संधियां युक्त रूप से व्यवस्थित होती है। और एक संधि पूछा गया था कि किसमें गांठदार पर्व होते हैं, तो ये इसका आंसर लिया था हल्दी और अदरक। ये भी गांठदार संधि में ये सब आता है, जो कि आपको गांठदार में आता है इसमें। हाँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है किसका ये रूपांतरित रूप हो जाएगा। तो आगे है पुष्प जो है ये पौधे का प्रजनन अंग होता है। सुनिए, पुष्प जो है किसका रूपांतरण अंग हो जाएगा, ये प्रजनन अंग किसका हो जाएगा, ये पौधे का प्रजनन अंग कौन होता है, पुष्प ही होता है, जिससे पौधा में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। पौधे में कैसी क्रिया होती है, लैंगिक जनन की क्रिया किसके माध्यम से होती है, पुष्प के माध्यम से। अगर पौधे में पुष्प नहीं होगा तो पौधा जो है खुद को प्रजनन जो है वो नहीं कर सकता है। उसके बाद जो है एक पारंपरिक पुष्प में जो है ना 4 भाग होते हैं, जिसे पुष्प चक्र कहा जाता है। क्या कहता है, पुष्प चक्र। क्वेश्चन इससे ही पूछता है, क्वेश्चन जो है पुष्प से ही पूछता है। और पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग हो जाएगा। पहला जो है जिस पर पुष्प बैठा रहता है उसको क्या कहता है, पुष्पासन कहता है। जिस पर पुष्प स्थित रहता है उसको क्या कहता है, पुष्पासन। नाम से ही स्पष्ट है, पुष्प का आसन, यानी जिस पे पुष्प क्या रहता है, बैठा रहता है उसको क्या कहता है, पुष्पासन कहा जाता है। आगे हो जाएगा जो निम्नलिखित रूप से व्यवस्थित हो जाएगा, जिसमें बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग हो जाएगा। तो पुमंग जो है किसका अंग हो जाएगा, मेल का अंग हो जाएगा। मेल का जनन अंग क्या कहलाता है, पुमंग। और जायांग हो जाएगा तो फीमेल का जनन अंग जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये जायांग हो जाएगा। उसके बाद आते हैं पुष्प के अंगों और चक्रीय की उपस्थिति के कारण जो है पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला हो जाएगा पूर्ण पुष्प और ये अपूर्ण पुष्प। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें चारों ओर चक्र पाया जाता है वो पूर्ण पुष्प, और जिसमें चारों ओर चक्र नहीं पाया जाता है वो अपूर्ण पुष्प। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इससे पहले वाला जो बताए थे, जो पारंपरिक रूप से पुष्पों का 4 भाग होता है, जिसमें बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये इंपॉर्टेंट होता है। और पुष्पासन किसे कहते हैं, जिसमें पुष्प जो है वो बैठा रहता है उसको क्या कहता है, पुष्पासन कहा जाता है। गुलाब का फूल देखे है ना, गुलाब का फूल का जो पूरा हटा दीजिएगा तो जिसपे छोटा सा जो बच जाता है वो क्या होता है, पुष्पासन, उसी को कहा जाता है। अब आज का लास्ट टॉपिक जो कि फल हो जाएगा। और फल मतलब पहले जड़ हुआ, उसके बाद तना, उसके बाद पत्ती, फूल हो गया, उसके बाद अब फल होने वाला है। और फल जो है ना एक प्रकार का किसका भाग हो जाएगा, ये अंडाशय का भाग हो जाएगा। तना का नहीं, किसका भाग होगा, अंडाशय का ही भाग हो जाएगा। जो कि फल पूरे तरीके से कहाँ बनता है, ये अंडाशय के अंदर ही बनता है। जिसका निर्माण जो है किसके उपरांत होता है, निषेचन के उपरांत किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। अंडाशय में तो निषेचन क्रिया होती है कि होने के बाद किसका निर्माण होता है, ये फल का निर्माण होता है। जायगोट जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, युग्मनज बनने के बाद अंडाशय बनता है। अंडाशय एक निषेचन जब पूरा हो जाता है उसके बाद क्या बनता है, ये फल का निर्माण होता है। सामान्य रूप से इसमें एक फल भित्ति तथा बीज विद्यमान होते हैं। जो कि अब इसमें फल का कौन सा खाने योग्य भाग है, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा करता है। मतलब पादपों का ये चैप्टर जो है ना, इसमें हर क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जहाँ जहाँ से पूछा जाता है वहाँ से हमने उठाने का प्रयास किया है, क्योंकि क्वेश्चन उतना भारी नहीं लगा हमको, ठीक है ना। चलिए, इसमें जो है बता दीजिएगा कि अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को जो है ना, ये वास्तविक फल यानी सत्य फल जो है उसी को कहा जाता है। चलिए, इसमें बता दीजिएगा कि सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा, पुष्पासन। सेब और नाशपाती क्या खाते हैं, पुष्पासन खा जाते हैं। अमरूद, अंगूर और टमाटर का ये फल भित्ति या बीजांड का आसन, फल भित्ति या बीजांड आसन जो क्या खाते हैं, अमरूद, अंगूर और टमाटर का खा जाते हैं। पपीता और आम का क्या खाते हैं, मध्य फल भित्ति, खुलकैया उसका खोल के हटा देते हैं। उसके बाद नारियल क्या खाते हैं, भूर्णपोष। नारियल क्या खाते हैं, भूर्णपोष खाया जाता है। केला क्या खाते हैं, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति, यानी दोनों जो है किसे खाते हैं, केला का खा जाते हैं। उसके बाद गेहूं क्या खाते हैं, भूर्णपोष और भूर्ण भी जो किसे खाते हैं, ये गेहूं का। भूर्णपोष और भूर्ण किसे खाते हैं, ये गेहूं का ही खाते हैं। उसके बाद काजू का क्या खाते हैं, बीज पत्र। काजू क्या कहते हैं, बीज पत्र। वैसे तो काजू छोड़ा उड़ा के जाता है ना, देखते तो अच्छा लगता था ना, महंगा देता है। वैसे काजू खाएगा तो काजू का पत्ता, बीज पत्र जो है, जिस प्रकार राजमा देखिए ना, राजमा मटर उटर जिस प्रकार दाना में आता है, उसी प्रकार काजू जो है ना उसी तरह आता है, वो बीज पत्र उसका खाया जाता है। उसके बाद लीची क्या खाते हैं, एरिल हो जाएगा। चना और मूंगफली का
इसका भी बीज पत्र खाते हैं। चना, मूंगफली और गेहूं, ये सब क्या खाते हैं? बीज पत्र ही खाया जाता है। उसके बाद बता देगा कि सहतूत का क्या खाते हैं? रसीले दलपुंज। रसीले दलपुंज जो है वही रसीले परिदलपुंज किसका खाते हैं? ये सहतूत का खाते हैं। कटहल देखें, कटहल, इसका परिदल पुंज और बीज भी कुछ लोग खाते हैं। बीज का चोखा बना के कुछ लोग खाते हैं। तो ये वही बात में सब्जी में भी खाते हैं, पका के भी खाते हैं। तो ये परिदल पुंज और बीज किसका खाते हैं? ये कटहल का खाते हैं। अनानास का भी क्या खाते हैं? परिदल पुंज ही अनानास का खाते हैं। और नारंगी का क्या खाते हैं? जूसी हेयर जो किसका खाते हैं? ये नारंगी का खाते हैं। तो जो होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से पूरे स्टेप बाय स्टेप और एक एक लाइन करके जो है दृष्टि पब्लिकेशन का बुक जो पादप कार्यकी का बुक था, मतलब चैप्टर था, वो हमारे द्वारा संपूर्ण रूप से करा दिया गया है। उम्मीद करते हैं इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आपको बनता है जो हमारे द्वारा भी कराया गया है उसको अच्छे तरीके से सुन और समझ लिए होंगे तो क्वेश्चन आपको यहाँ छूटने की कोई संभावना होने ही वाली नहीं है, अगर आपने बशर्ते अच्छे से समझने और सुनने का प्रयास किया होगा तो। और उसके साथ साथ अगर पढ़ के आए होंगे और उसके बाद सुने होंगे तो क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और दिल को छू गया होगा। अगर दिल को छू गया होगा तो दिल ज़रूर भेजा कीजिएगा। और दिल भेजने के साथ साथ जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट तो करना आपका परम धर्म है और इस वीडियो को शेयर करने का ही प्रयास किया कीजिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसको अपने साथ साथ दूसरे और ग्रुप में भेजने का प्रयास कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को जो इस वीडियो से लाभ मिल सकता है। फिर आपको नेक्स्ट डे जो है फिर BSPSCL क्लास मिलने वाला है, क्योंकि हमारे द्वारा पहले ही कथित रूप से वर्णित किया गया है कि आपको अल्टरनेट डे में जो है वो क्लास लिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को यूँ ही सपोर्ट और प्यार जो है करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।